अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। अहम तरीन मामलात सामने आए हैं। कैनाल मामले पर शदीद एहतजाज के बाद वजीर आजम ने पहले मंसूबा मुअत्तल किया और आज मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। इस वक्त भी इजलास थोड़ी देर पहले जारी था। अभी थोड़ी देर पहले ही इख्तिताम पजीर हुआ है। अहम तरीन इजलास में 4 वज़राए आला, 3 वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, इसाक डार, अमीर मकाम मौजूद थे। चारों सूबों में इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि कर ली गई है। केनाल मंसूबे की मुअत्तली और आज मुश्तरका मुफादात काउंसिल में मामला उठाए जाने के बावजूद मगर सिंध में नई नहरों की तामीर के खिलाफ आज भी एहतजाज जारी रहा है और सिंध भर में नहरी मंसूबे के खिलाफ वकला के एहतजाज में शिद्दत आ गई है। इससे पहले आपको मजीद तफसीलात दें, आपको बताते चलें कि अब से चंद मिनट पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने प्रेस से बात की है और ये कहा है कि 1991 वाटर अकॉर्ड को कंटिन्यू रखने के ऊपर फैसला हो चुका है। यही मुआहिदा जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इसके ऊपर किसी की कोई भी reservations नहीं थी। Some provinces have availed the water, some have not, according to the chief minister। वो कह रहे थे कि इस बड़ी खबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये है कि अगले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर एजेंडा के अंदर 2 अहम तरीन जो इश्यूज हैं जो तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा के करीब हैं उनको शामिल कर लिया गया है। उनमें NFC अवार्ड है जिसको रिविजिट किया जाएगा और नेट हाइडल प्रॉफिट हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का आईनी हक है बकौल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। साथ ही 7 फरवरी की एक्निक की जो कंडीशनल अप्रूवल थी एडिशनल केनाल्स की वो रिवर्स कर दी गई है। सबसे अहम तरीन खबर जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को भी अभी लाइव ऑन बोर्ड लेंगे और उनका मौक़िफ़ इस हवाले से लेंगे कि क्या वाकई अगर ये रिवर्स कर दी गई है तो तमाम तरीन जो मुजाहिरे हैं क्या वो कॉल ऑफ हो जाएंगे सक्सेसफुली, क्योंकि आज ही ये मुतालबा फिर दोहराया गया कि कैनाल्स मंसूबा मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन फिलफौर जारी कर दिया जाए, वगरना एहतजाज में मजीद शिद्दत आती जाएगी। वकला ने भी नाजरीन खैरपुर, मलीरकोट, लाड़काना, कंबर शिदात कोट, जैकबाबाद, ओबाड़ो और ठल में एहतजाज करते हुए सड़कें ब्लॉक रखी। अदालती कार्रवाई का भी बॉयकॉट रखा। आज भी पुलिस को भी अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया गया और फिर खैरपुर बबरलू हाई पास पर वकला का धरना गुज़िश्ता 11 रोज से जारी रहा है। धरने में वकला सियासी, समाजी, मजहबी और कौम परस्त जमातें शरीक रही हैं और ढरकी में मंगरपुर पंप के करीब भी सिंध पंजाब शाहरा गुज़िश्ता 9 रोज से बंद है और इसके हवाले से लोग कितने ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, कितने अरबों का नुकसान हो रहा है, इसको बहरहाल नहीं ख़त्म किया जा सका, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से ना ही सिंध हुकूमत की तरफ से। वकला इत्तेहाद और ऑल पार्टीज़ मूवमेंट की तरफ से किया जाने वाला ये एहतजाजी धरना 7वें रोज़ में दाखिल हो गया है और सिंध के दीगर इलाकों जो हैं वो कंबट, नौशेरो फरोज और मोड़ो नेशनल हाईवे पर भी मुजाहिरीन ने एहतजाज जारी रखा है। धरनों और एहतजाज से सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रही है। कंटेनर्स में मौजूद सामान गल सड़कर खराब होता रहा है। गुलशन हदीद में कल पुलिस पर हमला करने और पुलिस मोबाइल जलाने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ भी आज 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी गई है। अब ये तमाम तर धरने जो हैं क्या ये कॉल ऑफ कर दिए जाएंगे? आज की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर क्या फैसले हुए हैं आपको एतमाद में लेंगे। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी से भी उनका मौक़िफ़ लेते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मोहसिन लगारी, साबिक सूबाई वजीर हैं, पानी के इशू पे गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक मौजूद हैं, मशीर वजारत कानून। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब फरमाई दीजिएगा कि देर आए दुरुस्त आए। आप लोग तो कहते हैं हमने जल्दी बुला लिया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, गो के 51st सेशन पिछले साल हुआ था जनवरी 29 जनवरी को गालिबन, सो इट्स वेरी लेट। इलीगली आपने पोस्टपोन कर दिया बट किया। फैसला क्या हुआ, आपके पास क्या खबर है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहबा। देखें, पहले भी हमने यही गुजारिश की थी, यही सिंध के वज़रा से भी कहा था कि ये तमाम तर मामला जो है इत्तफाक़ राय से होगा। तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले के जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हिस्सा होंगे और तकरीबन जो मेरी इत्तलात हैं वो स्पेशल इन्वाइटीज़ भी इसमें थे इस इजलास में। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट आई एग्री विद यू कि इट्स विद इन 90 डेज़, लेकिन नहीं बुलाया जा सका फॉर वट एवर रीजन्स। लेकिन अब हमने बुलाया उस इजलास को और उस इजलास को बुलाने के बाद जो डिसीजन अभी हुआ है फॉर द टाइम बीइंग इस तमाम तर नेशनल सिक्योरिटी के पहराए में भी और इवन अदरवाइज़ अगर आप उसको देखें तो डिसीजन यही है कि फॉर नाउ फॉर द टाइम बीइंग इसके ऊपर
किसी किस्म की जो है वो पेशरफ नहीं की जाएगी। ठीक है। और लगारी साहब, क्या यही फैसला जो है नागुज़ीर था, यही होना था 7 फरवरी की एक्ने का कंडीशनल अप्रूवल कैनाल्स का, इसको रिवर्स करना? देयर वाज नो अदर ऑप्शन यू फील? जितनी ज़्यादा इमोशंस हाइटन थी उस वक्त, इस वक्त लगता था कि यही होगा। मैंने तो आपको शो से पहले भी डिस्कस करे थे, तो यही कहा था कि यही एक चीज़ होगी जो कि इमोशंस को ज़रा ठंडा करेगी। Revisit for later या totally called off is the only option right now? I think what he said was that it has been called off. Called off, तो called off को called off ही समझें। मुझे तो यही समझ। सर आपको पता है इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बहुत से आ रहे हैं, और इसको पाकिस्तान की डेवलपमेंट से नथी किया गया है कि इसको प्रोजेक्ट को भी, इन कनाल्स को, नहरों को भी नागुज़ीर कहा गया है। इसके लिए मैं बहुत पहले से ये कह रहा हूँ कि इन कनाल्स के लिए पहले पानी की को तो अवेलेबल करना है ना। जब हमारा 1991 के अकॉर्ड की अभी भी बात हुई कि 1991 के अकॉर्ड पे अमल दरामद किया जाएगा, तो उसी 1991 के अकॉर्ड का क्लॉज 6 है कि नए रेजर्वायर्स बनाए जाएंगे, जो कि हमारे 103 मिलियन एकड़ फुट जो इस्तेमाल हो रहा था उससे बढ़ के जब हमने 114 पे जाना है, तो 114 की तकसीम उसी वक्त हो सकेगी जब हमारे नए रेजर्वायर्स होंगे। अनलेस दोज रेजर्वायर्स आर नॉट देयर, यू डोंट हैव इनफ वाटर फॉर द एलोकेटेड वो जो, और वो तो वैसे भी एलोकेट हमें वैसे ही ज्यादा कर दिया गया, इतना तो पानी नहीं था सर, नहीं तो झगड़ के इसीलिए तो गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। मैं भी उसी के लिए तो क्लॉज 6 उसमें थी कि नए बनाओ, डैम मुतनाज़े हो जाते हैं, यानी क्लॉज 2 को अमली जामा पहनाने के लिए क्लॉज 6 है, मगर वो हमसे नहीं होता सर, नेशनल कंसेंसस नहीं होता। अगर आप इजाजत दें, यासिर मलिक हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इजलास को कवर कर रहे थे। बताइएगा यासिर, क्या अपडेट्स हैं? ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं इजलास में तय किया गया कि कैनाल का मामला फिर किसी वक्त तय किया जाएगा, फिर किसी वक्त, यानी कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा। कोई टाइम फ्रेम है कि कब तक कॉल ऑफ कर दिया गया? देखिए, मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास जो है वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ है, और 8 इसके मेंबर होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसके चेयरमैन थे, जबकि चारों सूबों के वज़राए आला जो हैं वो आज के इस इजलास में शरीक हुए हैं। अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर की जानिब से बड़े वादे अल्फाज में ये बता दिया गया है कि कराची की और जो सिंध के अवाम है उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो नहरों का मामला है उसको, जो हुकूमत का जो मंसूबा था उसको वापस ले लिया गया है, उस फैसले को वापस ले लिया गया है। ये जो है इस बात की तस्दीक की है जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं उनकी जानिब से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, सीनियर अरकान हैं, उनकी जानिब से भी यही कहा गया था। आज से कबल जो पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उसमें यह तय पाया था कि अब जो नई नहरें निकाली जानी हैं इसको जो है इसका फ़ैसला उसी रोज़ वापस ले लिया गया था। लेकिन जो मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास था आज, उसके अंदर मज़ीद इसकी जो है वो तौसीक ली जानी थी, चूँकि वोटिंग होनी थी और वोटिंग के ज़रिए ही इस मामले को जो है वो अब समेटा जाना था। तो अब आज मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास हुआ है, और इस इजलास में जहाँ पर 8 मेंबर इसके मुश्तरका मफादात कौंसल के थे, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसको चेयर किया है, इसी के साथ 25 जो है वो दीगर वोटिंग का बताइए मदऊ किया गया था। तो देखिए, वोटिंग की अगर बात की जाए तो वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मेजॉरिटी की जानिब से ये कहा गया है कि जो नई नहरों का मामला है इसको मनसूख किया जाए, और जो हुकूमत का ही मनसूबा है इसको फिल फॉर वापस लिया जाए। तो अब इसका एक बाज़ाब्ता नोटिस। यासिर बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब कह रहे हैं जिसके लिए जी पूछें। मेरे बीबी से सवाल मेरा ये है कि क्या जो कच्ची कनाल है, जो CRBC है, अभी उन्होंने तो CRBC का कहा कि CRBC बनेगी, दैट्स व्हाट गंडापुर साहब सेड। So is it just the Cholistan canal which is being shelved, or are ख्वाजा साहब कह रहे हैं जिसलिए एहतजाज हो रहा है, so it is right now the Cholistan canal, I believe, वो मुतालबा गैर मशरूत तौर पर मान लिया गया है। हम नहीं चाहते कि पानी के मसले पर इख्तलाफ हो, तो ये आगे बढ़ के इसके ऊपर नासिर शाह साहब भी रेडी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी मुजम्मिल शाह को भी मिलाइएगा, वो भी अभी मौजूद थे साथ चीफ मिनिस्टर के, वो भी अपडेट देंगे। शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का, फरमाई दीजिएगा। नासिर शाह साहब को कनेक्ट कर रहे हैं हम। बेसिकली ख्वाजा साहब कह रहे हैं नहरों का मामला जब भी सामने आएगा उस पर भी बातचीत होगी और सूबों से इत्तफाक राय के बाद ही मसला हल किया जाएगा। 1991 का वो कह रहे हैं कि अग्री किया गया कि उसको फॉलो किया जाएगा, तो CRBC और कच्ची कनाल और ग्रेटर थल कनाल जो हैं वो तो 1991 के अकॉर्ड के अंदर ही उनके लिए पानी एलोकेट कर दिया गया है ना। ये जो अभी जो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब
कि हमारा CRBC के बाद भी हमारा कुछ मिलियन एकड़ फीट जो है पानी बच जाएगा। अच्छा, और मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अच्छी खबर है, नहरों के मामले पर जो है वो प्रोजेक्ट कॉल ऑफ कर दिया गया है गैर मशरूत तौर के ऊपर। तो मुर्तज़ा बताइएगा कि नंबर 1 जो एहतजाज आपके सूबे में पिछले 11 रोज से जारी है, क्या अब उसको अखज़ कर लिया जाए, क्या अब वो कॉल ऑफ हो जाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं सारी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज एक बहुत अच्छा फैसला मुश्तरका मफादात काउंसिल ने किया है, जिससे पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत होती है और ये शो करता है कि पॉलिटिकल विजडम के साथ, पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ जितने भी आपको दरपेश मसाइल हों आप उनको हल कर सकते हैं। मैं इसके साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, वज़ीर आला सिंध को, सिंध हुकूमत को, कि उन्होंने भरपूर तरीके से सिंध की आवाम का मुकदमा सबके सामने रखा और माशाल्लाह आज अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी नसीब की। मैं ये समझता हूँ कि अब ये तमाम मसला चूंकि हल हो चुका है, तो ये तमाम जो सड़कों की बंदिश थी, जो ब्लॉकेज थी, इसको ख़त्म कर देना चाहिए और जो जमातें इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए उन्होंने सड़कों को ब्लॉक किया था, उनको घर चले जाना चाहिए। तो मुर्तज़ा, ये मुकदमात में जो आपने FIR भी आज कटी हैं, बलवे, कार्य सरकार में मुदाखलत, इमलाक को नुकसान पहुंचाना, धमकियां देना, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात आयद की हैं, क्योंकि ये नेचुरली पुलिस को भी टेक ऑन किया, हमला किया गया। तो अब आप उनसे बात करेंगे, ये क्या करेंगे? FIRs अपनी जगह। देखिए मेहर, हम बहैसियत सियासी जमात लोगों के इस राइट पर बिलीव करते हैं कि लोग एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज के नाम पर अगर आप सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों को जदोकोब करेंगे, इन यूनिफॉर्म आपके जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको जदोकोब करने की कोशिश करेंगे, तो कानून तो हरकत में आता है और उसी लिए FIR रजिस्टर की गई है। तो नेचुरली ये मामला अदालत के पास जाएगा और अदालत फिर इस मामले को कानूनी एतबार से हल करेगी। और मुझे बताइए, लगारी साहब हमारे साथ, मोहसिन साहब भी मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि शायद सिंध ने तो अपनी बात मनवा ली, सुलेमान की कैनाल के लोगों की के हवाले से जो है वो हम लोग सवाल इधर उठा रहे थे, पंजाब का भी मामला था इधर। मगर मुर्तज़ा ये बताइएगा कि आप बार बार इतनी हद तक पहुंच गए कि हुकूमत से निकल आएंगे, फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, अब वो कह रहे हैं कि कंसेंसस बिल्ड करके आगे बढ़ेंगे। तो क्या ही बेहतर होता सर कि आप पहली कंसेंसस बिल्ड कर लेते? आप बार बार यही काम करते हैं, दैट कम्स, इतनी बात संगीन हो जाती है, इत्तेहादियों को फॉर्म 47 याद दिलाना पड़ जाता है। देखिए, मैं ये आपको ज़रूर अर्ज़ करूं कि पहले भी जिस तरह अभी जिक्र किया गया और प्रेसर के थ्रू भी उन्होंने कहा कि 1991 का जो वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड है उसी के तहत ही एलोकेशन है सूबों को कि जिस सूबे के हक़ का जितना पानी है उसको वो मिलेगा। इसी मफादे आमा की जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसमें यही बात तय हुई, इसी को रीइटरेट किया गया। हम भी यही कहते रहे हैं कि उसी के तहत ही इरसा ने भी जब चले व्हाटएवर गवर्नमेंट इट वाज एन इंटरिम गवर्नमेंट, जब ये तमाम तर मामला हुआ, एकने का भी तमाम तर जो मामला हुआ, हमने डे 1 से ये कहा कि हम अफाम तफहीम से ही इस मसले को हल करेंगे। वी नॉट गोइंग टू बुलडोज इट थ्रू। हम अपने सूबे के अंदर जो आप बहावलपुर और बहावलनगर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जब हम उसमें कनाल की हद तक काम जो कर रहे हैं, तो मतलब उसमें आई डोंट थिंक देयर शुड हैव बीन एनी इशू। वो लगारी साहब इशू बताएंगे, मगर क्विकली बिफोर ऐसे खुदा हाफिज टू मेयर कराची, मुर्तज़ा आपको लगता है कि सही हैंडल किया हुकूमत वक्त ने? अब आपने शुरू में से सवाल पूछा था, मैं उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि देखिए हमेशा बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए और ये बात आपकी सही है कि ये इस नहज तक नहीं पहुँचना चाहिए था। पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही थी कंसेंसस बिल्ड किए बगैर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने शायद इनिशियली हमारी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इवेंचुअली जो है वो बेटर सेंस प्रिवेल किया और हम कहते रहे, और बिलावल साहब ने भी यही कहा कि वजीर आजम को इस मामले का नोटिस लेते हुए इस मामले को CCI में लेकर उन्होंने कर ही देना था, आपके बगैर हुकूमत नहीं चलती, आपने ऐसी फॉर्म 47 याद दिला दिया। नहीं तो जब हुकूमत को पता है कि उनको हमारी बात सुनना ही थी तो शायद पहले दिन सुन लेते तो इतनी परेशानी नहीं होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुबारक हो आपकी कौम को भी। वो कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ मसला नहीं है इतना, पंजाब क्या पंजाब में मसला नहीं है? मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मैंने तो आपको पहले भी सूबे के पानी के ऊपर डाका नहीं डाल रहे और किसी सूबे की हक तलफी नहीं हो। दैट आई एग्री विद यू, बट जो कि सुलेमान की बैराज के जो ओरिजिनल इरिगेटर्स हैं
जिन लोगों को पहले 1960 का जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई उस वक्त उनको अपने दरिया की कुर्बानी देनी पड़ी कि वेस्टर्न रिवर्स बच जाएं। हमने यही किया था ना कि रावी और सतलुज दे के हमने चनाब, जेहलम और इंडस ले लिए थे। तो उन लोगों का जो पानी का हक है वो देना था उनको, और उसी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर उसका जो आर्टिकल 4 है वो कहता है कि पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करेगा। तो दरियाए सलेमान की के जो वहाँ से जहाँ पहले से हम उससे 10 से 12 मिलियन एकड़ फीट जो है वो हम ले रहे थे, लोग जो उसके इरीगेटर से वो ले रहे थे, जब वो चला गया दरिया तो दरिया में तो पानी नहीं आ रहा था, तो फिर उनको हमने बल्लोकी सुलेमान की से पानी देना शुरू किया। बल्लोकी सुलेमान की लिंक कनाल जो है उनको वो तकरीबन 5 से 6 मिलियन एकड़ फीट जाता है, तो 10 से 12 से वो कम होकर 5 से 6 पे आ गए। उस 5 से 6 में भी हम कह रहे थे कि तुम्हारे साथ हम और लोग इसमें शामिल कर देंगे। सर मुझे बिकॉज मैंने रैप अप करना है, मुझे बताएं कि अब ये तो मनसूख कर दिया है, गोइंग फॉरवर्ड वो कहते हैं कंसेंसस बनाएंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड आपके नजदीक आपको लगता है सिर्फ डैम्स ही हल हैं? बेटर नो, सबसे ज्यादा तो हमारे जो इनएफिशिएंसीज हैं सिस्टम की उनको एड्रेस करने की जरूरत है। डैम्स तो एक बहुत लंबा और बड़ा और महंगा एक वो है, वो भी करे, हमें बिल्कुल वो करने की जरूरत है। हम दुनिया में सबसे कम लोगों उनमें से जो सबसे कम स्टोर करते हैं, दुनिया की औसत है 40% ऑफ द फ्लो स्टोर करना, हम 9% पे हैं। जो हिंदुस्तान को हमारे से छोटे दरिया मिले हैं जिसमें 32 मिलियन एकड़ फुट, उस पर भी उन्होंने 18.5 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप कर लिया, और हम अभी तक 145 के ऊपर 13.5 मिलियन एकड़ फीट लड़े जा रहे हैं। और मुस्लिम साहब, क्योंकि आपने भारत की बात की, भारत ने जो सिंतास मुआहिदा जो है वो मनसूख कर दिया है, नो थ्रेट, They can't do it। देखें दुनिया के जो भी they can't do it कहते हैं, बार बार लीगली मुख्तसरन बता दीजिएगा, बट आप कहते हैं फिजिकली they can't do it क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। They don't have the infrastructure, they don't have the moral authority to walk out। मॉरल अथॉरिटी तो आजकल कुछ मसला ही नहीं है, ना नेतन्याहू के लिए ना नरेंद्र मोदी के लिए। सर तो अगर हम दुनिया की ट्रीटीज इसी तरह वायलेट करना शुरू कर देंगे तो सोच लें दुनिया में कितना केओस होगा। चले, अगर आप समझो उन्हें कर दी, कहते फिजिकली डू इट, नो दे कांट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ टेक्स टाइम, द इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, और फिर इस तरह नहीं होता, इसमें 10, 12, 15 साल लगेंगे। तो क्या 10, 12, 15 साल वो चुप करके बैठे रहेंगे? और अगर इंडिया ये करेगा तो क्या रोकता है चीज नेपाल को, उनके जो पानी आ रहा है वो रोकते हैं, क्या रोकता है चीन को? हाँ। मतलब, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की कैपेसिटी और रिसोर्सेज और एबिलिटीज को देखें तो कोई चीज नहीं है जो कि चीन को ना रोके इस चीज से। ठीक, और सर क्विकली, आर वी एट अ थ्रेट ऑफ वॉर? देखें, लीगली एंड फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया, एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर बाय इंडिया, एंड ऑफ कोर्स वी विल चैलेंज इट एट ऑल अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा रहे हैं आप लोग? देखिए, आईसीजे का हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन वो दोनों पार्टीज को कंसेंट करना पड़ता है। राइट नाउ विद इन द ट्रीटी एज वी स्पीक, वर्ल्ड बैंक उसका गारंटर है, सिग्नेटरी है, वर्ल्ड बैंक इज योर फर्स्ट ऑप्शन। साइमल्टेनियसली इन पैरेलल आपके पास परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, जिसमें आप पहले भी गए, किशनगंगा के लिए भी गए हैं, बगलियार के लिए भी गए हैं, आप उसमें बिल्कुल जा सकते हैं। एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिकली यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल भी है, दीगर आप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, और यूएन का अपना भी जो है आप वहाँ पे जाके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो एक थ्रेट है, which is a looming threat by India right now, तो बिल्कुल हम उसको एड्रेस कर रहे हैं on diplomatic as well as legal क्या forums। सर लोग बड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, आर वी एट अ थ्रेट ऑफ वॉर? देखें, यस, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें बिल्कुल विजिलेंट रहना चाहिए इस तमाम तर मामले में, बिकॉज ऑब्वियसली जो पैटर्न इंडिया का देखा गया है वो 10 से 12 दिन का देखा गया है कि यू नो एनी sort of response या एडवेंचरिज्म का कोई अगर वो कोशिश करता है, पहली तो बात है वो कोशिश नहीं करेगा आफ्टर these many days जो ये पास हो चुके हैं, but at the same time I think after China, our iron clad brother that really stood with us in this difficult time, Turkey, Azerbaijan, ये सारे ममालिक जो हमारे साथ एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो चुके हैं, तो इंडिया के लिए अब बहुत मुश्किल है कि किसी भी किस्म का किसी सफारती या इन रियल टर्म्स अगर किसी किस्म का एडवेंचरिज्म पे जाता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर इंडिया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक मौजूद थे, मोहसिन लगारी मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। आसान नहीं होगा, लेकिन भारत फिर भी बेचैन है हमला करने के लिए। वजीर दिफा हमारे कह रहे हैं कि अगले 2 से 4 दिन बहुत हसास हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद साबिक हमारे साथ मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ मौजूद होंगे। 2019 पुलवामा अटैक जब हुआ, क्या एडवाइस दी गई, क्या फैसले लिए गए? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि हमने अपनी अफवाज की इस्तेदाद कार को बढ़ाया है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो अब करीब है। इस तनाजुर में कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले लिए गए हैं। वजीर दिफा का मजीद कहना था कि भारत की बयानबाजी बढ़ रही है और पाक फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के इम्कान से आगाह भी कर दिया है। वजीर दिफा ने यह भी बताया कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और जोहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में किया जाएगा कि जब हमारे वजूद को बराह रास्त खतरा होगा। इंटरव्यू की खबर नशर होने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुद से मंसूब बयान की वजाहत करते हुए कहा कि मैंने 2-3 दिन में जंग छिड़ने से मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं की। मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ तो मैंने जवाब दिया कि जंग का खतरा मौजूद है और अगले 2-3 दिन अहम है। इसी हवाले से अब से कुछ देर कबल हमारे साथ ही मौजूद बैरिस्टर कील ने भी कहा कि अगले चंद दिन इंतहाई अहम है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान और भारत के पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुमकिन मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन भी कर लिया गया है। पहलगाम वाकये को रूनुमा हुए 6 दिन गुजर चुके हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है। दोनों मुमालिक के बाशिंदे अपने अपने मुमालिक वापस जा रहे हैं, जबकि भारत के अंदर से आवाजें उठने के साथ साथ अब इंटरनेशनल मीडिया भी मोदी सरकार की नीयत और इकदामात पर सवाल उठा रहा है। भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान सामने नहीं आया, बल्कि दोनों मुमालिक को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने से मुतल्लिक बयानात सामने आ रहे हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान जारी इस कशीदगी में आज अमेरिका की तरफ से अहम बयान सामने आया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हुए कहा है कि ये बदलती सूरत हाल है। हम कई सतह पर पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं और दोनों मुमालिक को बावर करवा चुके हैं कि दोनों मुमालिक जिम्मेदाराना हल के लिए मिलकर काम करें। भारतीय ख्वाहिशात के बावजूद अभी तक अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ कोई स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दोनों मुमालिक को चाहिए कि वो खुद इस मसले को हल करें, क्योंकि उनके दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं और कश्मीर के तनाज़े पर उनका बराह रास्त मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। नाज़रीन, सदर ट्रंप जो हमेशा किसी भी तनाज़े पर सालिसी की पेशकश करते हैं, इस बार उनकी जानिब से साफ इंकार के बाद ईरान और सऊदी अरब की तरफ से सालिसी की पेशकश की गई है, जिसे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कबूल करते हुए कहा है कि खित्ते में अमन के लिए ईरान किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। भारत मोदी सरकार को अभी तक आलमी दुनिया में किसी जानिब से कोई पजीराई या हमायत नहीं मिल रही। अलबत्ता इतना जरूर हुआ है कि वजीर खारजा इसाक डार बरतानिया, चीन और दीगर ममालिक के वज़राए खजाना से राब्ते में जरूर हैं। वजीर खारजा इसाक डार ने भारत के झूठे इल्जामात, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से मुत्तलिक उन्हें आगाह भी किया है। और जहां बैरूनी दुनिया भारतीय इल्जामात पर सवाल उठा रही है, वहीं भारत के अपने अंदर भारत की ऑपोजिशन जमातें भी मोदी सरकार को नफरत फैलाने का जिम्मेदार करार दे रही हैं और अहम तरीन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी अब उठना शुरू हो गए हैं। बट हाउ ग्रेव इज द सिचुएशन? क्या वाकई आर वी एट द ब्रिंक ऑफ वॉर? हमारे साथ मौजूद है मोहिद यूसुफ साहब, साबिक मुशीर कौमी सलामती रह चुके हैं। 2019 में पुलवामा अटैक के दौरान भी इन द थिक ऑफ थिंग्स एडवाइजर थे। मोहिद, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। थैंक यू वेरी मच इंडीड। 3 सालों के बाद आप वापस मंजर आम पर आए हैं। अनफॉर्चुनेट वी हैड टू ड्रैग यू आउट ऑन इन अ सिचुएशन लाइक दिस। काश के बेहतर हालात होते, लेकिन वजीर दिफा कह रहे हैं अगले 2-3 दिन अहम है। जंग के बादल भी दिख रहे हैं उन्हें। फरमाए दीजिएगा, हाउ ग्रेव इज द सिचुएशन? जी मेहर, बहुत शुक्रिया। पहले तो बिफोर देयर आर कॉन्स्पिरेसी थेरीज, मैं मंजर आम पे ही हूँ, बिल्कुल इधर ही हूँ, बट आई डोंट डू मीडिया दीज डेज, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा देखिए, पहले तो ये बात समझ लें कि इन सिचुएशंस में हर लम्हा जो है वो बहुत टेंस और बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो वो 24 घंटे है, 48 घंटे है, 6 दिन है, 12 दिन है, ये कहना नामुमकिन होता है। जो बात बिल्कुल वाज़ेह है वो ये है कि भारत में 2 बड़ी तब्दीलियां आई हैं, उसको समझना ज़रूरी है। पहला ये कि मोदी सरकार बेसिकली फैशिस्ट की जो एक बाउंड्री होती फैशिज्म की, उस पे खेलती रही है बहुत देर। और अब अमेरिका में जो बाएं बाजू की भी ताकतें, आप कांग्रेस को भी देख लें, उनके लोग भी ये बात कर रहे हैं कि जी जंग करें और पाकिस्तान को ख़त्म कर दें।
ये बिल्कुल जिस तरह कोई छोटा बच्चा होता है जिसको 5वीं जमात का बच्चा समझ नहीं होती कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट क्या है, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी क्या है, किन ममालिक की आप बात कर रहे हैं, किस खित्ते में कर रहे हैं, इट्स माइंड बॉगलिंग। वो हुआ ये है कि आपने अगर वहां पे बताना है कि जी मैं इंडियन पेट्रियट हूं, मैं रेलेवेंट हूं, तो आपको इस तरह की अहमकाना गुफ्तगू करनी पड़ती है। तो एक तो ये प्रेशर बिल्ड हो गया, अगर उनका मीडिया आप सुने तो ऐसे लगता है जंग भी हो गई, जीत भी गए और दुनिया भी फतह कर ली। दूसरी उससे भी बुरी चीज ये है कि इंडिया ने 2016 से लेके अब तक बदस्तूर क्राइसिस में तो जो किया सो किया, लेकिन नैरेटिव ये बनाया अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कि जी हम तो जीत गए। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स आपको याद होंगी, हुई नहीं हुई, लेकिन नैरेटिव ये था, कमाल हो गया। 2019 में पायलट हमारे पास है, उधर कह रहे हैं जी पाकिस्तान हार गया, हम जीत गए। फिर गलवान में चाइना के साथ बात हुई कि जी चाइना को हमने हरा दिया। मतलब जो बिलीवेबल बातें भी नहीं है वो होती, लेकिन उससे हुआ ये है कि वाकईतन जो है इंडियन पब्लिक और इंडियन मीडिया ऑफ कोर्स, उनका ये ख्याल है कि वो चढ़ दौड़ेंगे और यहाँ पे एक वो लाहौर जिमखाना में आके तो यहाँ पे खाने होंगे। सो बात ये है कि हम जिस दुनिया में, जिस खित्ते में रह रहे हैं, देयर आर नो गुड मिलिट्री ऑप्शंस, फुल स्टॉप। सो इंडिया का अलमिया ये है कि एक तरफ तो उन्होंने अपने ऊपर ये प्रेशर डलवा लिया कि जी कुछ करें, दूसरी तरफ उनकी मिलिट्री हर दफा जब कोई सिचुएशन बनती है तो पॉलिटिशियंस के पास, पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाती है एंड दे कट अ सॉरी फिगर, और वो ये कहते हैं जी ये ऑप्शन है, लेकिन कोई भी लो रिस्क लो कॉस्ट ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, एक आर्मी खड़ी है। सो ये बातें करना तो ठीक हैं जो मैं इंडिया से सुन रहा हूँ, बट इट्स वेरी वेरी डेंजरस। और मेरा तो यही व्यू है कि हमें बिल्कुल वो बेट नहीं लेना चाहिए, हमें एक मेजर्ड रिस्पॉन्स अपना रखना चाहिए। ऑब्वियसली वो प्रेपरेशंस तो अब सबको नज़र आ रही है, उसमें तो कोई ढका छुपा नहीं है। और पाकिस्तान में भी आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर महर के इस दफ़ा व्यू मुझे जो नज़र आया वो यही है कि इनफ इज़ इनफ। क्योंकि बलोचिस्तान पे आपको याद होगा आज से 3 साल पहले डोसियर्स इशू किए थे, मैं खुद उस वक्त हुकूमत में था, आई वॉज द वन हु एक्चुअली पुट दम आउट, और उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि इंडिया क्या कर रहा है। अब अगर तो ये जो मकबूजा कश्मीर की बात है कि वहाँ कुछ हुआ है और वो कहते हैं तो भाई इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं करनी, आपने खुद इन्वेस्टिगेट कर लें, लेकिन द इशू इज़ कि आप ऐसी चीज़ों को अगर एक जंग की तरफ लेके जाएंगे तो फिर मामलात न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, न्यूक्लियर थियरी उस दिन तक काम करती है जब तक वो अप्लाई ना हो। जब ऐसा क्राइसिस दो ऐसे ममालिक के बीच में हो जाए तो फिर इट इज ऑल अबाउट गुड फॉर्च्यून, और कोई सेन माइंड भी ऐसी चीज कभी टेस्ट नहीं करता। मैं क्योंकि आप अभी हाल ही कल की बात लगती है 2019 में, आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, हम पे अटैक हो रहा है, हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, अभिनंदन हमारी गोद में आके इधर मार देते हैं, हम उसे नीचे गिराते हैं, उठाते हैं, चाय शाय पिला के वापस भेजते हैं। सो देयर लॉट ऑफ सिनारियोज, और उसके बीच में भी फिर मुझे याद है बड़े वाज़े तौर पे कि फिर खतरा था जंग छिड़ने का। सो मैं आपसे वॉर गेमिंग थोड़ी सी करना चाह रही हूँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, पुटिंग यू बैक इन दैट वॉर रूम वे यू हैव बीन बिफोर। अब देखिए महदूद जंग का तस्वुर के जिसमें जो सिचुएशन है और जो हालात हैं वो जोरी जंग के नहज तक ना पहुँचें, आप ये बात कर रहे हैं इंतहाई खतरनाक सिचुएशन है, डोंट प्ले अराउंड। मगर अगर मैं आपसे कहूँ अनदर पुलवामा बालाकोट स्टाइल इवेंट, क्योंकि वजीर दिफा हमारा कह रहा है कि चौकन्ना रहो अगले 24 घंटे, अटैक और रिटेलिएटरी अगर एयर स्ट्राइक भारत करे, विच कुड हैपन, माइनर बैटल्स की हम बात करें जो LOC के ऊपर ब्रेकआउट हो, एक फुल कन्वेंशनल वॉर का भी रिस्क हो, अपनी जगह वो मौजूद है, एक पॉसिबल ट्रिगर हो सकता है एज अ न्यूक्लियर थ्रेट विच यू टॉकिंग अबाउट कि स्पाइरल हो सकती है। मगर टेल मी समथिंग कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस फिर ऐसा बन जाएगा जिसमें फिर आप चीन को, गल्फ ममालिक को, अमेरिका को, सबको पुल इन कर रहे होंगे। दैट इज वन सिनारियो राइट नाउ जो अगले चंद दिनों में खाक में बंधन, बट डूएबल है, येस और नो? अच्छा देखिए मेहर, बात यह है कि सिनेरियोस तो बहुत से हैं ना, अगर आपने कोई प्रोवोकेशन इंडिया ने करनी है तो वो तो बहुत से सिनेरियोस हो सकते हैं। असल में जो आपने बाद में बात की है ना, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितने पाकिस्तान इंडिया के क्राइसिस हुए हैं उसमें तीसरी कुव्वतों ने आके, थर्ड पार्टीज ने आके मामलात रिजॉल्व करवाए हैं ताकि वो एस्केलेट ना करें। और पाकिस्तान ने भी बड़ी डिटेल में, बिल्कुल वो तो किताब है ही इस चीज़ पे, तो पाकिस्तान ने भी बात मानी, इंडिया ने भी, क्योंकि एस्केलेशन तो किसी के हक में नहीं है। इस दफ़ा एक फ़र्क है कि लीडर ऑफ द पैक जो अमेरिका है, जो हर दफ़ा आके करता है, उसका सदर अपने मिजाज का शख्स है, तो उसने इस दफ़ा भी कह दिया कि जी वो 1500 साल से कर रहे हैं, खुद ही कर लेंगे।
तो इसमें मेरे नज़दीक इंडिया को ज़्यादा धचका लगा है, बिकॉज इंडिया के कैलकुलस में ओवर टाइम अमेरिका ने लीन किया है टुवर्ड्स इंडिया, स्पेशली डेमोक्रेटिक रिजीम्स ने, क्योंकि उनका ताल्लुक ऐसा बन गया है। पाकिस्तान किसी ज़माने में इस पे बैंक करता था कि अमेरिका आए और आके डीएस्केलेट करे, लेकिन पिछले कुछ बरसों में कम से कम इवन व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट, तो ये बात उन्होंने हमारे कैलकुलस से निकल गई थी, बिकॉज वी रियलाइज्ड कि भाई इस वक्त वो ताल्लुक नहीं है, अफगानिस्तान की वजह से बड़ा बैड ब्लड था एक्सेट्रा। सो ऑल सेड एंड डन, यस, थर्ड पार्टीज को फिर भी आना पड़ेगा टू डीएस्केलेट अगर कोई ऐसी चीज़ होती है। लेकिन मेरा फिर से वो सवाल होगा, हिंदुस्तान से भी होगा और पाकिस्तान का भी ये सोचने की बात है, क्यों हम एज न्यूक्लियर पावर्स अपने आप को किसी और के सामने रखें कि जी आप आके बंदोबस्त कर दें। तो इस वक्त तो समझदारी का तकाजा एक ही है कि कोई बात की जाए, देखा जाए भाई अगर तो टेररिज्म उधर हुआ है, और ये जो आपने शुरू में कहा कि जी अगर वो टेररिस्ट को बेमिसाल सजा देना चाहते हैं बिल्कुल दें। भाई हम तो खुद कहते हैं कि टेररिज्म कहीं नहीं होना चाहिए, हम तो बलूचिस्तान में भी यही कह रहे हैं बार बार कि ये भी तो इंसान है जो यहाँ पे जिनके खिलाफ ये हो रहा है। तो अगर वहाँ टेररिज्म है बिल्कुल उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कभी ना हो। पाकिस्तान के हक में तो इस वक्त सिंपल सी ये चीज़ है कि इंडिया आए, आके बताए जी ये सबूत है, नजर आ जाएगा। मैं अभी मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए अभी सेंस की तो बात ही नहीं हो रही। जब आप भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और हम उस ब्रिंक पे पहुंच गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ही सदर थे, उन्हीं को किरदार अदा करना पड़ा था। जिस सालिसी पे आप किताबें लिख चुके हैं और अपने आप को उस पोजीशन में भी डाल के एडवाइजरी पोजीशन में भी रह चुके हैं, आज वो ट्रंप कह रहे हैं आई हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद बोथ, भारत और इंडिया दोनों की बात कर रहा है एक साथ, और फिर अमेरिका कह रहा है कि सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन की बात कर रहा है। सो आई मीन ये दे आर नॉट टेकिंग अ पोजीशन। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है हु इज मोर देन ईगर कि मैं हर जगह जाके अपना किरदार अदा करूं, हर जंग मैं रुकवा दूं, मैं बड़ा एक नुमाया पोजीशन में हूं। व्हाई इज ही चूजिंग नॉट टू प्ले a role? I will get to that, मोहित, मगर प्लीज बेयर विद मी, क्योंकि मैं समझना चाह रही हूँ। एक मैंने आपको वॉर गेमिंग शॉर्ट टर्म बताई, वजीर दिफा हमारा कह रहे हैं अलर्ट रहो अगले 2-3 दिन। दूसरा लॉन्ग टर्म चले आ जाएं, अगर 1 साल गुजर गया, 6 महीने 1 साल गुजर गया, दो ही पैथ्स हो सकते हैं ना, दो ही मुमकिन जगहें, या तो डिप्लोमेसी जीत जाएगी, वगरना हम देखेंगे एस्केलेशन जो है उसकी वजह से मजीद इंस्टेबिलिटी जो है वो हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म में फिर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमने तो कहा है सिमला अग्रीमेंट को भी हम पुल आउट कर सकते हैं। ये पूरा खित्ता साउथ एशिया जो है एक परमानेंट फ्लैश पॉइंट भी बन सकता है, मच लाइक इजराइल पैलेस्टाइन, पीरियोडिक वॉर्स, रेफ्यूजी क्राइसिस, एंडलेस ग्लोबल टेंशंस, हेडलाइंस बन रही हैं। देखिए ना मेहर, मैं वो पढ़ रहा था इंडिया में, आई मीन थिंक अबाउट दिस, और ये होता है अनफॉर्चुनेटली, ट्रेजेडी है जहाँ पे लीडरशिप का ऐसी एक डायरेक्शन आ जाए कि आप एक सोसाइटी को उठा के किसी तरफ ले जाएं। तो उस वक्त तो आप लोग बड़ी तनकीद करते थे कि जी ये मोदी और हिटलर का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये तो बड़े, मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, लुक एट द पैरेलल्स। तो ये जिस तरह की गुफ्तगू है, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि जी पाकिस्तान को गाजा बना दे, तो क्या अब मतलब वहां ये बात हो रही है कि एक जेनोसाइड कर दिया जाए? हाँ, सफाई हस्ती से मिटा दो पाकिस्तान को। इट इज डिसफंक्शनल, इट इज अ मेड अप स्टेट, इट डजंट एग्जिस्ट। इतना पागल कुछ सबने पढ़ा है पागलपन सर। मैं तो आपसे ये है कि कुछ तरीका मोई देखिए 2019 में यूनिलैटरल एक्शन जब कश्मीर में हुए थे, आपको याद होगा, इट वाज सीन एज अ वायलेशन ऑफ द शिमला एग्रीमेंट, और एक रिकमेंडेशन जो तब रखी गई थी टेबल पे, यू मस्ट बी प्रिवी टू इट सर, कि शिमला को अबेंस में डाल दीजिए, होल्ड इट इन अबेंस। वो तब आप लोगों ने नहीं उसके ऊपर एक्ट किया। आई डोंट नो अब आपकी राय क्या थी, बट व्हाट आर योर व्यूज टुडे? शुड वी थिंक अबाउट रिवोकिंग दिस एग्रीमेंट? अच्छा देखिए, शिमला की और इसका मेरे नज़दीक ये जो इस वक्त इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो बाद में फिर उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। सो जब ये डिप्लोमेट्स कम हुए तो वो वापस जाना बहुत मुश्किल है, कम करना आसान है। अभी इंडिया ने कोई 10, 12, 15 चीज़ें कह दी हैं, उनमें से कुछ तो पहले ही हुई हुई थी, वो दोबारा कर दी। सो यू नो इट डजंट रियली एड अप। लेकिन जो शिमला का रिएक्शन है वो मेरे नज़दीक सिंपली इंडस वाटर ट्रीटी से लिंक्ड है। और जो अगर आपने इसके कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करनी है, तो अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी का कह रहा है कि हमने सस्पेंड किया है, तो शिमला का एग्रीमेंट 1-2 जो है, सब क्लॉज 2, वो ये कहता है कि अगर मटीरियल ब्रीच हो जाती है तो उसकी स्पिरिट ख़त्म हो गई। तो IWT में यूनिलैटरली अगर इंडिया ये करता है तो मटीरियली उसने ब्रीच कर दिया शिमला। तो आई थिंक द रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान एट दैट पॉइंट इज कि भाई अगर आप उसको भी नहीं मान रहे तो फिर ठीक है, ये भी सस्पेंड कर दें, क्योंकि हम जब बात करते हैं शिमला की तो इंडिया कहता है जी सिर्फ शिमला से फैसला होगा, लेकिन दे हैव यूज्ड दैट टू
stall any international sort of involvement कि भाई इंटरनेशनली अगर वो UNSC है वो कहते हैं नहीं जी शिमला, तो भाई फिर शिमला का तो स्पिरिट ये है कि बैठ के मसाइल को हल करें, वो भी नहीं करना, UNSC भी नहीं करनी, IWT दिल किया तो बंद कर देंगे, तो फिर आई थिंक दैट्स द रिएक्शन. दैट सेड माई आर्ग्यूमेंट स्टिल रिमेन्स कि एंड में IWT वो नहीं कर सकते, इसका इट्स नॉट एज सिंपल, कह दिया तो हो गया, और शिमला पे भी एंड में बैठ के बात करके इसको रिजॉल्व करना होगा. तो सर हमारे लिए तो ज्यादा खतरनाक पोजीशन हो गई ना मोहित, हमारे लिए तो ज्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि उधर पानी की टूटी तो है नहीं जो बंद करके वो बैठ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है नहीं, बट कह चुके हैं कि हम ये कर रहे हैं. अब वो बाकी सॉफ्ट आपके इकदाम हैं, उसको बुला लो, उसको भेज दो, ऑफिस बंद कर दो, वीजे मंसूख कर दो. सो विच मीन सर कि ये तो अब स्ट्राइक करने जाएंगे, इसको तो फेस सेविंग चाहिए. कॉल हिम मैड, कॉल हिम अ फैशिस्ट, कॉल हिम व्हाटएवर यू वांट टू, बट ये करेगा. आप भी यही कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स. देखिए ना मेहर, बात यह है कि फेस सेवर तो तब मिले ना अगर आप कुछ करें और दूसरा जो है वो गहरी नींद सो रहा हो या आगे से कुछ करे ना. ये तो बिल्कुल क्लियर है कि रिस्पांस आएगा. मतलब इट्स क्रिस्टल क्लियर ना, जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है, आप उस पर थ्योरी लगा लें, डिटरेंस के लिए चाहिए व्हाटएवर, लेकिन आपको माइंडसेट नज़र आ रहा है ना. अभी पाकिस्तान में ये जो इनफ इज़ इनफ की बात हो रही है, फॉरेन ऑफिस की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो बड़ी अनकैरेक्टरिस्टिकली बोल्ड स्टेटमेंट है हमारा फॉरेन ऑफिस, तो वरना बड़ा धीमे लहजे में तो अंग्रेजी नहीं समझ आती कई दफ़ा, तो वो तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि भाई बस हो गई. इधर रोज का आपने ये काम पकड़ा हुआ है, उधर कुछ होता है तो हमारे ऊपर आपने चढ़ दौड़े हैं कि जी ये हो गया. अगर वाकई हुआ है तो सिट डाउन. अच्छा मैं आपको एक और चीज़ भी इसमें बताऊं, वो दुनिया में तो हमारा नैरेटिव कभी बात बनी नहीं, ना ही आई डोंट थिंक वी हैव डन वेल, बट वो चलें छोड़ दें उसको. ये मेहर जो चीज़ है ना कि जी वो अटैक हुआ जी पाकिस्तान, देखें अब ये आर्क है पूरी, वो ठीक है आप जो मर्जी बात करें कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए क्या पॉलिसी है क्या नहीं, ये ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान ने ये जितने भी गिरोह हैं जो एंटी इंडिया थे, उन्होंने तो पाकिस्तानी रियासत के पीछे पड़े रहे हैं पिछले 10 साल के, जी आपने हमारा ये सारा मामला जो है जिहाद ख़त्म कर दिया. तो ऐसे नहीं होता कि कोई सुबह उठता है और एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं जाके इस तरह वायलेंस क्रिएट कर दें. इंडिया ने बलूचिस्तान में बड़ा काम करके, अफगानिस्तान के थ्रू बड़े सालों वो काम करके एक कैपेसिटी बनाई है. तो ये इस वक्त मुझे लगता है थोड़ा सा गुस्सा सिस्टम में शायद इसलिए भी है कि वी नो कि भाई ये ऐसी चीज़ हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हैं तो बैठ के डिस्कस करें, बताएं कहाँ हैं, कोई सबूत दे दें. वो भी नहीं देना और सिर्फ ये कहना है कि हमने पाकिस्तान को ख़त्म कर देना है, तो फिर तशरीफ लाएं, जो यहाँ से जवाब मिलेगा वो भी देख लें. अच्छा ठीक तो है सर, मगर अभी आपने कहा कि देखिए ना मटीरियली तो आपने सिंतास मुआहिदा इन लोगों ने सस्पेंड करके रिवोक कर दिया है शिमला अग्रीमेंट. सो द वेरी फैक्ट इज कि वी कुड बड़े हर्डल्स थे हमारे अपने, एक डिप्लोमेटिक बफर्स जो थे जो प्रिवेंट हो रहे थे इस अग्रीमेंट की वजह से. अगर ये खुद मनसूख कर दिया और इट इज इन ऑल रियल टर्म्स सस्पेंडेड, तो छोड़ दें कि इससे क्या क्या खतरे और होंगे लॉन्ग टर्म में. मगर पाकिस्तान को एक एक्सक्यूज तो मिल जाती है, हम कश्मीर का इशू वापस तो यूनाइटेड नेशंस में लेके जा सकते हैं, विच इंडिया हैज बीन वेरी केयरफुली अवॉइडिंग सिंस 1972. अच्छा नहीं, वो देखें वो शिमला और नो शिमला वो तो फिर भी वही है ना. UNSC ये तो नहीं हो सकता था कभी भी, और हमारी तो हमेशा लीगल पोजीशन उसी के साथ जुड़ी हुई है. सो वो तो भारत तो बार बार शिमला एग्रीमेंट और बायलैटरल करके अवॉइड करता है ना बात को. आप कहें कि ये तो मनसूख हो गई है, दैट इज आउट नाउ, लेट्स. लेकिन नहीं महर देखे ना, पॉइंट ये है कि पहली बात है यूनिलैटरली ये दोनों चीज़ें इस तरह नहीं होंगी, अल्टीमेटली तो बैठना पड़ेगा. दूसरी बात ये है कि इंडिया तो यूनिलैटरली 2019 में कर चुका है, वो तो पीछे कुछ रहा ही नहीं ना. वो तो 2019 में मुझे याद है कि मैं बार बार ये आर्ग्यू करता था, भाई आपने कहा बायलैटरल, फिर आपने कर लिया यूनिलैटरल, तो किस मुंह से बायलैटरल. सो वो तो देखिए इट्स पावर दैट स्पीक्स, दे उनकी एक ह्यूब्रिस है इस वक्त, और वो ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान हमने पीछे छोड़ दिया है और 10 साल में बिल्कुल ही हम इतना आगे चले जाएंगे तो इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं. अब ये जो फॉर इंस्टेंस मनीष तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन हैं, पढ़े लिखे लॉयर हैं, ये हमारे साथ ट्रैक 2 जो होते हैं डायलॉग्स इंडिया पाकिस्तान के, जहाँ सुलह सफाई की बात होती है, वहाँ आते हैं, वहाँ आके बात करते हैं. अंदर से असलियत ये निकलती है. सर वो आज पाकिस्तान को आर्टिफिशियल स्टेट कह रहे हैं, वो आज पाकिस्तान को कह रहे हैं फिनिश इट, इसको डिसमेंबर कर दो, ये तो है ही नहीं मुल्क. यानी दिस इज अगेन आई अंडरस्टैंड पीपल लाइक करो कैसे, मेरा उड़ा पॉइंट ये है कि आप अब करो कैसे पे आ जाएं, जिधर से मैंने स्टार्ट किया था. सर छोड़ दें, एजुकेशन इज नॉट हियर, ये मैडनेस है. बैटलफील्ड ऑप्शंस क्या है हमारे पास, लिमिटेड वॉर वर्सेस लॉन्ग वॉर, ऑप्शंस क्या हैं अभी, बिकॉज हमारी
एयरफोर्स और हमारी आर्मी जितनी चौकन्नी और मजबूत है वो तो जानता है भारत। सो लिमिटेड में तो हम लोग इनको पकड़ लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखें मैं तो इस वक्त प्रिवी नहीं हूं इनसाइड इंफॉर्मेशन का। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि मेरे 2.5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था वेयर आई लॉस्ट स्लीप ओवर दिस पार्ट। देखिए, इंडिया पाकिस्तान में बैटलफील्ड वाली जो बात है उसमें कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है। बोथ साइड्स नो ईच अदर थ्रू एंड थ्रू। और ये जो बात है ना लॉन्ग वॉर, एक्सटेंडेड वॉर, ये न्यूक्लियर एनवायरमेंट्स में ये कागजी कार्रवाई है। अगर आपने कोई लिमिटेड इस तरह की इंकर्जन करनी है तो उसमें बिल्कुल इवनली मैच्ड है। और 2019 में इट प्रूव्ड। अब ऑब्वियसली मैं इन चीजों में देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क, लॉट ऑफ चांस, लॉट ऑफ फॉर्चून। गुड फॉर्चून कैन सेव यू, मिस फॉर्चून कैन डू समथिंग रॉन्ग। फायदा किसका भाई? मुझे तो ये समझ नहीं आज तक आई ये न्यूक्लियर ओवरहैंग में जो बात है, किसका फायदा? चले एक जहाज उधर गिरा इधर गिरा, क्या बना एंड में? उन्होंने जाके अपना नैरेटिव बना लिया। सो ये बिल्कुल अहमकाना बात है। लेकिन इस वक्त पैराडॉक्स ये है कि एक तरफ तो वो मीडिया फ्रेंजी ले गए जहां आपको नजर आ रही है, दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता कि उनका ये ख्याल है कि हम जाएंगे और यहां कोई कारनामा अंजाम दे देंगे बैटलफील्ड पे। लेकिन फंस इसलिए गए हैं कि अब मीडिया फ्रेंजी की वजह से प्रेशर आ गया। दिस इज ऑल द हेट्रेड एंड नफरत जो वहां पे रिस्क कंसिस्टेंटली पंप इन करता रहे ना अपनी आवाम और वोटर में। कॉन्सिक्वेंसेस और नताइज क्या होंगे भारत के एक्शन के? क्योंकि वो कह रहे हैं एक्शन तो हमने लेना है। सो मान लीजिए कि कोई एक्शन है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके? Consequences are terrible for both sides because दुनिया बेसिकली देखेगी कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं और किस तरह की इंगेजमेंट है और कितनी डेंजरस है। और मेरी कंक्लूजन उसमें ये होगी कि मैं दोबारा यही बात करूंगा, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ थर्ड पार्टीज़ को कि देखें जब आप क्राइसिस में आके रुकवाएंगे ना तो वो तुक्का है, अल्लाह करे चल जाए, लेकिन वो रुक गया तो रुक गया, नहीं हुआ तो उस वक्त फॉग ऑफ वॉर में कुछ भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी जब ये मामला ठंडा हो उस वक्त बैठें और मसाइल का हल निकलवाएं जो असल मसाइल हैं, जैसे भी निकलवाना है। लेकिन अगर आप इसी नहज पे इनको एक एस्केलेटरी साइकिल को जो ट्रिगर आउट कर सकती है, कॉल आउट क्राइसिस जो बड़े पैमाने पर होगी, फिर मोहित साहब जिस तरह आप कह रहे हैं 2019 के अंदर हमने देखा एक थर्ड पार्टी का, जैसे अभी आप कह रहे थे अमेरिका ने किरदार अदा किया, आई स्टॉप्ड यू एट दैट। अब मुझे बताइए आज क्यों अमेरिका गुरेज कर रहा है? व्हाई इज डोनाल्ड ट्रम्प नॉट कमिंग ऑल आउट? And 2019 में हम बच गए when you were an advisor. If such help is not forthcoming now in a very timely way, तो ये तो सिचुएशन पूरी दो न्यूक्लियर नेबर्स एक दूसरे को देख रहे हैं, खत्म बात। अच्छा, पहली बात है आई वुडेंट मैं ये बात नहीं करूँगा कि डेफिनेटली जो है एस्केलेशन होगी। समझ आ जाएगी बहुत जल्द अगर कोई प्रोवोकेशन हुई उधर से कि जवाब भी मिलेगा एंड होपफुली पीपल विल रियलाइज ऑन दी अदर साइड एज वेल कि ये इस तरह नहीं चलती ये चीज़ें। बहरहाल जो आप बात करी ना डोनाल्ड ट्रंप की, आई थिंक जस्ट बिकॉज इज़ डोनाल्ड ट्रंप कोई बात नहीं है कि सुबह आपको एक और ख़बर आ जाए कि नहीं जी नहीं बिल्कुल अभी देखते हैं। फ़िलहाल सिग्नल ये है कि दे आर आउट, इसलिए रीजनल डिप्लोमेसी ज़्यादा हुई है। आई थिंक कुछ और ममालिक हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो अमेरिका का हेफ्ट जब आता है और अमेरिका की एक मसल मेमोरी भी है, उनके सिस्टम में 4-5 दफ़ा ये हो चुका है पहले। They've come in and done this. इसलिए the hope is कि वो आके कुछ भी ना करें, सिर्फ ये कहेंगे यार जंग इसका सोल्यूशन नहीं है, let's figure something out. कमाल सिचुएशन है सर। वैसे एक नफरत से भरा हुआ है और दूसरा बिल्कुल ही अनस्टेबल है, कुछ भी कर सकता है। अमेरिका यानी आर्मी ठेकेदार अनस्टेबल है और जो बाजू में है वो नफरत से भरा हुआ है, पागल है, वो भी कुछ कर सकता है। अब मुझे बताइए कि व्हाई इज इंडिया डूइंग दिस नाउ? टाइमिंग के ऊपर बताएं। डी एस्केलेशन चीन के साथ कर ली भारत ने। व्हाई डज इट फील इट हैज सच अ ग्रेट एडवांटेज आज डिप्लोमैटिकली एंड इकोनॉमिकली टुडे टू बी डूइंग व्हाट इट्स डूइंग? नहीं, वो तो है ना, देखिए वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते, इकोनॉमिक एडवांटेज तो है। अब उससे ह्यूब्रिस जनरेट करना कि इसका मतलब है कि 25 करोड़ का मुल्क न्यूक्लियर पावर जो है उनको हम फूंक मारेंगे और वो गिर जाएंगे, मतलब ये है वो स्ट्रेच जो आपको आई थिंक नियो फैशिज्म से मिलती है, जहां पे आप सोसाइटी को मूव करते हैं उस डायरेक्शन के अंदर। इसमें एक और भी मैं आपको नुक्ता बता दूं, डेंजरस चीज़ ये है कि वो बात तो होती रही इतनी कि जी कश्मीर को हमने मकबूजा कश्मीर जन्नत बन गया जी, यहाँ तो आपको मसला ही नहीं रहा, ये तो पाकिस्तान बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वहाँ जन्नत तो नहीं बनी हुई। तो मुझे डर ये है कि वहाँ रिजेंटमेंट तो उसी तरह है। तो एक ये चीज़ हो गई, इतना हेविली गार्डेड एरिया है उधर हो गई, या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या क्या हुआ, तो वो तो दोबारा भी ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि रिजेंटमेंट तो है। और जितनी दफ़ा वहाँ से एक स्टेटमेंट आएगी आला ओहदेदारों की
कि जी हम तो आज़ाद कश्मीर लेने लगे हैं, वो लेने लगे हैं, तो जाहिर बात है फिर रिएक्शन तो आएगा ना यहाँ से। यहाँ जो हमारे कश्मीरी बैठे हैं, क्या आपका ख्याल है वो सोते रहेंगे? उनका ख्याल है कि ये आएँ जी करें तो हम कोई बात नहीं। सो दिस इज़ नॉट हाउ नेशंस रिएक्ट। 2019 शुड बी केप्ट इन माइंड एंड एवरीबडी शुड मेक श्योर कि भाई इस मामले को आगे इससे ना लेके जाएं। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। बहरहाल होना तो दूसरी तरफ से है, पाकिस्तान ने तो हमला नहीं करना, इसलिए वन कैन ओनली होप कि उधर जो बात हो उसमें थोड़ी सी कहीं सेंस प्रिवेल कर जाए या उनको यही समझ आ जाए कि इसका फायदा नहीं है। मुख्तसरन बताइए, क्या चीन कोई किरदार अदा कर सकता है? नहीं, चीन ने कहा है कि दोनों रिस्ट्रेंट शो करें, वो तो यूएस ने भी कहा है, लेकिन चीन को इंडिया वो स्पेस नहीं देगा ना। इंडिया का तो ये ख्याल है कि चीन जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है और पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करेगा। हालांकि वो भी बात ठीक नहीं, हमने तो गलवान में 3 साल कोई उफ भी नहीं की, लेकिन नहीं, आई डोंट थिंक सो इंडिया वो स्पेस देगा। हाँ, अगर मामला बहुत खुदा न खास्ता बढ़ना शुरू हो गया तो फिर तो सारे ही बीच में थर्ड पार्टीज आ जाएंगी। फिर आप ट्रंप को भी देखेंगे दैट ही विल कम एंड से इनफ इज इनफ, लेकिन हमें उस तरफ बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए और जाना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। जस्टिस बाबर सत्तार का अबूरी ऑर्डर और वो भी कायम मकाम चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच से मुअत्तल होने पर नाजरीन एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया तनाजा खड़ा हो चुका है। हाल ही में जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैप को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था कि जिसे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद मुकदमे की समाअत की और 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने दौरान समाअत नुक्ता उठाया कि 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो वो मुअत्तल कैसे हो सकता है। 12 और 26 मार्च के ऑर्डर्स अबूरी थे और केस का हतमी फैसला अभी आना बाकी है। अदालत का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में वजाहत कर चुकी है कि चीफ जस्टिस के पास जेर समाअत केस में इंतजामी साइट पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार बताएं कि किसके कहने पर उन्होंने जुडिशल ऑर्डर्स वेबसाइट से हटा दिए। अदालत की जानिब से जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को तलब करने पर उन्होंने उज़र पेश किया कि अदालती ऑर्डर डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने केस कॉज लिस्ट में शामिल न करके बादिउल नजर में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने इंतजामी साइट पर हदायत के बावजूद भी केस सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में भी शामिल नहीं किया और जवाब ये दिया कि डिवीजन बेंच की हदायत के मुताबिक केस मुकर्रर नहीं किया जा सकता। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ऑर्डर में यह कहा है कि बज़ाहिर डिवीजन बेंच की दुरुस्त तौर पर मुआवनत नहीं की गई कि यह अबूरी ऑर्डर है। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ऑर्डर में लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 का हवाला दिया है और उनका यह कहना है कि लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत सिंगल बेंच के हतमी फैसले के खिलाफ ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा सकती है। रिकॉर्ड तलब करके या फिर किसी डायरेक्शन के जरिए एक आईनी अदालत की कार्रवाई में रुकावट डालना नाकाबिले तसव्वुर है। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना है कि केस 7 मई को आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस केस कॉज लिस्ट में शामिल करे, केस कॉज लिस्ट में शामिल नहीं भी किया जाता तो भी 7 मई को समाअत की जाएगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने हुक्मनामे में मजीद कहा कि ऑर्डर की कॉपी तमाम फ्रीकैन को भेजी जाए ताकि वो आइंदा समाअत पर अपनी हाजिरी यकीनी बना सकें। ऑर्डर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए ताकि डिवीजन बेंच के इल्म में भी जाए। अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल आइंदा समाअत पर अदालत में जाती हैसियत में पेश होंगे और डेप्यूटी रजिस्ट्रार ये बताएंगे कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अदालत का समाअत के इख्तिताम पर कहना था कि डिवीजन बेंच रिकॉर्ड उस अदालत को भेजने का ऑर्डर नहीं करता तो रजिस्ट्रार ऑफिस फाइल में नया रिकॉर्ड बनाए। मामलात संगीन तर होते चले जा रहे हैं। वो दरारें और वो फासले कि जिनका खदशा था वो रोज एक नई शक्ल इख्तियार करके सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर के खिलाफ और उनके जो फैसले हैं और उनके इकदामात के खिलाफ एक एप्रीहेंशन भारहा मौजूद है। आज भी इसी हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार ने अपना हुक्मनामा जारी किया है एंड ही हैज चोजन टू प्रोसीड फॉरवर्ड सेइंग कि किसी एक जब तक हतमी फैसला नहीं आता इस तरह का कोई फैसला लेने के मजाज ही नहीं है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ये ऊंट किस करवट बैठेगा
और कब बैठेगा, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बट बारहा वो दरारें, वो फासले, वो रिजर्वेशंस, वो बदएतमादी खुलकर सामने आ रही है। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।